बीरबल और व्यापारी का सोना। यह कहानी बीरबल की न्यायप्रियता और त्वरित बुद्धि को दर्शाती है, जिसमें वह एक धूर्त व्यापारी की चाल को समझते हैं और सच्चाई को उजागर करते हैं। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए। उनमें से एक व्यापारी ने शिकायत की, महाराज, यह व्यक्ति मेरा सोना लेकर भाग गया है और अब मुझसे कहता है कि मैंने उसे कभी सोना दिया ही नहीं। मैं न्याय की गुहार करता हूँ। दूसरे व्यापारी ने कहा, महाराज, यह झूठ बोल रहा है। मैंने इसका सोना नहीं लिया। यह मुझे गलत तरीके से फंसा रहा है। अकबर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और सही फैसला सुनाओ। बीरबल ने दोनों व्यापारियों की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, ठीक है, मुझे कुछ समय चाहिए इस मामले की जांच करने के लिए। बीरबल ने पहले व्यापारी से पूछा, तुम्हारा सोना कहाँ और किस हालत में रखा था जब तुमने इसे दूसरे व्यापारी को दिया था? पहले व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपना सोना एक मटकी में रखा था और उसे सील कर दिया था। मैंने इसे दूसरे व्यापारी को सौंप दिया था ताकि वह इसे सुरक्षित रख सके। बीरबल ने दूसरे व्यापारी से पूछा, क्या तुमने मटकी को खोला था? दूसरे व्यापारी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैंने मटकी को कभी नहीं खोला। वह जैसी आई थी वैसी ही मैंने रख दी थी। बीरबल ने कहा, अच्छा, तो तुम दोनों व्यापारी मेरे साथ आओ। हमें मटकी को देखना होगा। बीरबल ने मटकी मंगवाई और उसके मुंह को ध्यानपूर्वक देखा। फिर उन्होंने मटकी को खोलने का आदेश दिया। मटकी के अंदर सोने की बजाय मिट्टी भरी हुई थी। बीरबल ने सोचा कि यह मामला सामान्य नहीं है और इसमें कुछ गड़बड़ है। बीरबल ने पहले व्यापारी से पूछा, क्या तुमने मटकी को खुद सील किया था? पहले व्यापारी ने कहा, हाँ महाराज, मैंने इसे खुद सील किया था। बीरबल ने दूसरे व्यापारी से पूछा, क्या तुमने मटकी को कहीं और ले जाया था या किसी और को दी थी? दूसरे व्यापारी ने कहा, नहीं महाराज, मैंने मटकी को कहीं नहीं ले जाया और न ही किसी को दी थी। बीरबल ने समझा कि दूसरा व्यापारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने मटकी की मिट्टी की जांच करने के लिए उसे दरबार के वैज्ञानिकों के पास भेजा। जांच में पता चला कि मटकी की मिट्टी हाल ही की है, जिसका मतलब था कि मटकी को खोला गया था और उसमें से सोना निकालकर मिट्टी भरी गई थी। बीरबल ने दूसरे व्यापारी की तरफ देखा और कहा, अब सच सच बताओ, तुमने इस मटकी को खोला था और सोना निकालकर इसमें मिट्टी भरी थी ताकि पहले व्यापारी को धोखा दे सको। दूसरा व्यापारी डर गया और सच्चाई स्वीकार कर ली। उसने कहा, महाराज, मैं गलती पर था। मैंने सोना निकाल लिया और सोचा कि कोई नहीं जान पाएगा। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह व्यक्ति दोषी है और इसे सजा मिलनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और दूसरे व्यापारी को उसकी धूर्तता के लिए सजा दी। पहले व्यापारी को उसका सोना वापस मिल गया और वह बीरबल के न्याय के लिए धन्यवाद करता हुआ वापस चला गया। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बीरबल की त्वरित बुद्धि और न्यायप्रियता ने एक बड़े धोखे को उजागर किया। बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे कोई कितनी भी चालाकी से उसे छिपाने की कोशिश करे। बीरबल और अंधेरे का जवाब। यह कहानी बीरबल की हाजिर जवाबी और सूझबूझ को दर्शाती है, जिसमें वह अंधेरे में एक असंभव सवाल का उत्तर देकर अपनी चतुराई साबित करते हैं। एक दिन अकबर और उनके दरबारी शाम के समय बगीचे में टहल रहे थे। अचानक एक सवाल अकबर के मन में आया और उन्होंने सोचा कि यह बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का सही समय है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ जिसका जवाब तुम्हें तुरंत देना होगा। बीरबल ने आदरपूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, आप जो भी सवाल पूछेंगे
मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका सही उत्तर देने की। अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ, इस समय कितने तारे आसमान में हैं? यह सवाल सुनकर दरबारियों ने सोचा कि बीरबल इस बार उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यह सवाल असंभव सा लग रहा था। सभी की निगाहें बीरबल पर थीं, और हर कोई उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। बीरबल ने बिना किसी चिंता के तुरंत उत्तर दिया, महाराज, आसमान में जितने तारे हैं, उतने ही तारे आपके राज्य के सभी कुओं में हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, यह तुम क्या कह रहे हो, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए समझाया, महाराज, हर कुएं के पानी में जो भी तारे दिखाई देते हैं, वे आकाश के तारों का प्रतिबिंब हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जितने तारे आसमान में हैं, उतने ही तारे आपके राज्य के कुओं में भी हैं। अकबर ने बीरबल के तर्क से प्रभावित होकर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक असंभव सवाल का कितना सरल और सटीक उत्तर दिया है। सच में तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। दरबारियों ने भी बीरबल की हाजिर जवाबी की तारीफ की, और सभी ने महसूस किया कि बीरबल अपनी सूझबूझ और त्वरित सोच के कारण हमेशा सबसे अलग और श्रेष्ठ साबित होते हैं। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता ने उन्हें हर कठिन परिस्थिति में विजय दिलाई। बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सूझबूझ और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण होती है। कहानी बीरबल और राजा की अदृश्य समस्या। यह कहानी बीरबल की बुद्धिमत्ता और समस्याओं को अनोखे ढंग से सुलझाने की क्षमता को दर्शाती है, जिसमें वह एक अदृश्य समस्या का हल निकालते हैं और अकबर को संतुष्ट करते हैं। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर कुछ सोच रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, जिससे यह स्पष्ट था कि उनके मन में कोई समस्या चल रही है। बीरबल ने जब अकबर की चिंता को देखा, तो वह तुरंत उनके पास गए और पूछा, महाराज, क्या कोई समस्या है? क्या मैं आपकी किसी प्रकार से सहायता कर सकता हूं? अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि मेरे राज्य में कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से नहीं जान पा रहा हूं कि क्या समस्या है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अदृश्य शक्तियां मेरे राज्य को प्रभावित कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस समस्या का समाधान खोजो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, मैं आपकी चिंता को समझता हूं। मुझे इस अदृश्य समस्या का हल निकालने के लिए एक दिन का समय दें। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल समस्या के समाधान के बारे में सोचने लगे। बीरबल जानते थे कि अकबर की चिंता केवल मन का भ्रम हो सकता है, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की कि वह सभी दरबारियों को एक विशेष प्रयोग दिखाएंगे। उन्होंने एक बड़ा पर्दा मंगवाया और उसे दरबार के बीच में लगाया। फिर उन्होंने सभी दरबारियों से कहा, इस पर्दे के पीछे कुछ ऐसा है जिसे आप में से कोई भी नहीं देख सकता। यह एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे महाराज की चिंता का कारण बनी है। मैं अब आपको यह दिखाने वाला हूं। सभी दरबारी उत्सुकता से देखने लगे कि बीरबल क्या करने वाले हैं। बीरबल ने पर्दे के पीछे जाकर जोर से कहा, अब मैं इस अदृश्य शक्ति को प्रकट करने वाला हूं। ध्यान से देखिए। उन्होंने पर्दे को खींचा और सबने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, केवल खाली जगह थी। सभी दरबारी हैरान हो गए और सोचने लगे कि यह क्या था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह अदृश्य शक्ति केवल हमारे मन की कल्पना थी। जब हम समस्याओं को वास्तविकता से अलग देखने की कोशिश करते हैं, तो वे अदृश्य शक्तियों की तरह हमें भ्रमित करती हैं। लेकिन असल में वे कुछ नहीं होती। आपकी समस्या भी ऐसी ही थी, जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं था। अकबर ने बीरबल की बात समझी और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की।
उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मेरी चिंता का न केवल समाधान किया बल्कि मुझे सिखाया कि हमें हमेशा वास्तविकता का सामना करना चाहिए, न कि अदृश्य समस्याओं से डरना चाहिए। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और समस्याओं को हल करने की क्षमता अद्वितीय थी। बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हमें समस्याओं का सामना तर्क और वास्तविकता के आधार पर करना चाहिए, न कि मन के भ्रम से डरना चाहिए। कहानी बीरबल और सबसे कीमती चीज। यह कहानी बीरबल की ज्ञान और व्यावहारिकता को दर्शाती है, जिसमें वह सबसे कीमती चीज की परिभाषा को समझाते हैं और दरबारियों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। एक दिन अकबर के दरबार में एक चर्चा शुरू हुई। अकबर ने दरबारियों से पूछा, मेरे दरबार के बुद्धिमान लोगों, आप सभी के अनुसार इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? दरबारियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। किसी ने कहा, हीरा सबसे कीमती है, तो किसी ने कहा, सोना सबसे कीमती है। कुछ दरबारियों ने प्रेम, मित्रता और परिवार को सबसे कीमती बताया। अकबर ने इन सभी विचारों को सुना, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने एक पल सोचा और फिर बोले, महाराज, इस सवाल का उत्तर देने से पहले मैं एक छोटी सी यात्रा करना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने कुछ दिनों तक अलग अलग लोगों से मुलाकात की और उनके जीवन की कठिनाइयों को देखा। फिर वह वापस दरबार में आए और अकबर से बोले, महाराज, मैं अब इस सवाल का उत्तर दे सकता हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ बीरबल, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, इस दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है। अकबर और दरबारियों ने यह सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया। अकबर ने पूछा, समय? यह कैसे संभव है? क्या तुम इस पर और प्रकाश डाल सकते हो? बीरबल ने समझाते हुए कहा, महाराज, मैंने अपनी यात्रा के दौरान कई लोगों से मुलाकात की। मैंने देखा कि कई लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीजों की कमी महसूस करते हैं, धन, सुख, प्रेम और अन्य भौतिक वस्तुएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी चीजों की प्राप्ति का आधार समय पर निर्भर है। जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं, वे अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं और खुशहाल जीवन जीते हैं। लेकिन जो लोग समय को बर्बाद करते हैं, वे अपनी समस्याओं में फंस जाते हैं और उनकी जिंदगी कठिन हो जाती है। इसलिए समय ही सबसे कीमती चीज है, क्योंकि यह हमें जीवन के हर पहलू को संतुलित करने और सुखी जीवन जीने का मौका देता है। अकबर ने बीरबल की बातों से सहमत होकर कहा, बीरबल, तुमने सचमुच महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। समय की सही कदर ही हमें सच्ची सफलता और संतोष प्रदान कर सकती है। दरबारियों ने भी बीरबल की बात को सराहा और यह समझ लिया कि समय का सही उपयोग ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बीरबल की समझ और व्यावहारिकता ने दरबारियों और अकबर को समय के महत्व का पाठ पढ़ाया। बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में समय का सही उपयोग ही हमें सच्चे सुख और सफलता की ओर ले जाता है। बीरबल का न्याय। यह कहानी बीरबल की न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, जिसमें वह एक धोखाधड़ी के मामले को सुलझाकर अकबर और दरबारियों को प्रभावित करते हैं। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यक्ति आए। उनमें से एक ने शिकायत की, महाराज, यह व्यक्ति मेरा उधार लिया हुआ पैसा वापस नहीं कर रहा है। मैंने इसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दी थीं, जो इसे मेरे पास 1 महीने के भीतर लौटानी थीं। लेकिन अब यह कहता है कि मैंने इसे कोई पैसा नहीं दिया। दूसरे व्यक्ति ने कहा, महाराज, यह झूठ बोल रहा है। मैंने इससे कोई पैसा उधार नहीं लिया है। यह मुझे गलत तरीके से फंसा रहा है।
अकबर ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बीरबल से इसे सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों से कुछ सवाल पूछे और उनकी बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने कहा, मुझे इस मामले की जांच करने के लिए थोड़ी देर की आवश्यकता है। बीरबल ने पहले शिकायतकर्ता से पूछा, तुमने इस व्यक्ति को पैसे कब और कैसे दिए थे? शिकायतकर्ता ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने इसे मेरे घर पर 500 स्वर्ण मुद्राएं एक पोटली में बांध कर दी थीं। मैंने इस पर अपनी मुहर भी लगाई थी। बीरबल ने फिर दूसरे व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने यह पोटली देखी थी? दूसरे व्यक्ति ने कहा, जी नहीं महाराज, मैं इस पोटली के बारे में कुछ नहीं जानता। यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। बीरबल ने शिकायतकर्ता से कहा, क्या तुम्हारे घर में कोई और व्यक्ति उस समय मौजूद था जब तुमने यह पोटली दी थी? शिकायतकर्ता ने उत्तर दिया, जी महाराज, मेरे घर का नौकर भी उस समय मौजूद था। बीरबल ने उस नौकर को दरबार में बुलवाया और उससे पूछा, तुम उस दिन घर में क्या कर रहे थे जब यह पैसा दिया गया? नौकर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, महाराज, मैं उस समय रसोई में काम कर रहा था। मैंने कुछ सुना तो नहीं, लेकिन मैंने देखा कि मालिक ने किसी को कुछ दिया था। बीरबल ने फिर से नौकर से पूछा, क्या तुम्हें याद है कि वह क्या चीज थी? नौकर ने उत्तर दिया, महाराज, मैं सही से नहीं कह सकता, लेकिन वह एक पोटली की तरह कुछ था। बीरबल ने उस नौकर की ईमानदारी और हिचकिचाहट को समझा और कहा, ठीक है, अब मैं इस मामले को सुलझा दूंगा। बीरबल ने दरबार के एक सैनिक को बुलाया और उससे कहा, जाओ और उस व्यक्ति के घर की तलाशी लो। यदि वह पोटली वहां मिलती है तो उसे तुरंत दरबार में लाओ। सैनिक ने तलाशी ली और वास्तव में वह पोटली उस व्यक्ति के घर से मिली। पोटली में 500 स्वर्ण मुद्राएं थीं और उस पर शिकायतकर्ता की मुहर लगी हुई थी। बीरबल ने पोटली को अकबर के सामने प्रस्तुत किया और कहा, महाराज, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा था। इसने पैसे लौटाने से बचने के लिए झूठ का सहारा लिया, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती। यह पोटली इसके घर से मिली है और इसमें शिकायतकर्ता की मुहर भी है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की सराहना की और उस दोषी व्यक्ति को कड़ी सजा दी। शिकायतकर्ता को उसका धन वापस मिल गया और उसने बीरबल का धन्यवाद किया। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बीरबल की न्यायप्रियता और त्वरित बुद्धि ने उन्हें दरबार में सभी का सम्मान दिलाया। बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्चाई को कभी छिपाया नहीं जा सकता और न्याय हमेशा विजय होता है। कहानी बीरबल की बुद्धिमानी और बहरे चोर का पर्दाफाश। यह कहानी बीरबल की सूझबूझ और अपराधियों को चतुराई से पकड़ने की क्षमता को दर्शाती है, जिसमें वह एक बहरे चोर का पर्दाफाश करते हैं और अकबर को प्रभावित करते हैं। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी अपनी शिकायत लेकर आया। व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरे घर से रात में चोरी हो गई है। चोर ने मेरे सारे कीमती गहने और पैसे चुरा लिए हैं। मैं बहुत परेशान हूं और आपको न्याय के लिए आया हूं। अकबर ने बीरबल से इस मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें शक है कि यह चोरी किसने की हो सकती है? व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे अपने ही नौकरों पर शक है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि उनमें से किसने चोरी की है। बीरबल ने सभी नौकरों को दरबार में बुलवाया और उनसे पूछताछ शुरू की। सभी नौकरों ने अपनी बेगुनाही की बात कही, लेकिन बीरबल जानते थे कि उनमें से कोई न कोई दोषी जरूर है। बीरबल ने फिर एक योजना बनाई। उन्होंने सभी नौकरों को एक कतार में खड़ा किया और कहा, मैं एक विशेष उपाय से यह पता लगाऊंगा कि चोर कौन है। फिर उन्होंने एक एक नौकर को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा और उसे एक छड़ी पकड़ने को कहा।
इसके बाद उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मैं इन नौकरों को आज रात घर भेजूंगा और कल सुबह इनसे फिर मिलूंगा। अगले दिन सभी नौकर दरबार में फिर से बुलाए गए। बीरबल ने ध्यान से सभी को देखा और फिर अचानक बोले, चोर को पकड़ लिया गया है। अकबर और दरबारी चौंक गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पहचाना कि चोर कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं कल रात इन नौकरों के कान में एक बात कही थी कि यह छड़ी रात में 1 इंच बढ़ जाएगी अगर इसे चोर ने पकड़ा होगा। अब इस बहरे नौकर ने रात में छड़ी काट दी ताकि यह बढ़ न सके और उसकी चोरी का पता न चले। लेकिन उसने यह नहीं सुना कि छड़ी काटने से ही वह पकड़ा जाएगा। बीरबल ने चोर की छड़ी सबके सामने रख दी, जो बाकी छड़ियों से छोटी थी। इससे सभी को समझ में आ गया कि चोर कौन है। अकबर ने बीरबल की इस अनोखी योजना की बहुत तारीफ की और उस बहरे चोर को सजा दी। व्यापारी को उसका सारा धन और गहने वापस मिल गए। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और समस्याओं को सुलझाने की अनोखी विधि ने उन्हें दरबार में एक अनमोल रत्न बना दिया। बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि धैर्य और चतुराई से किसी भी मुश्किल स्थिति का समाधान निकाला जा सकता है। दोनों ने एक साथ कहा, हुजूर, यह गाय तुम्हारी है तो तुम्हें इसका नाम भी पता होगा। तुम दोनों बारी बारी से मेरे पास आओ और मेरे कान में गाय का नाम बताओ। इसके बाद मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। दोनों ने बीरबल के कान में गे का नाम बताया। बीरबल ने सबसे पहले ठग से कहा, तुमने मुझे गाय का जो नाम बताया है, अब उस नाम से पुकारकर गाय को अपने पास बुलाओ। ठग ने गाय का नाम लेकर पुकारा। गाय अपनी जगह खड़ी रही। अब ग्वाल की बारी आई। उसे प्यार से गाय को पुकारा, कपिला, इधर आओ। अपना नाम सुनकर गाय ग्वाले के पास दौड़कर आ गई। ग्वाले ने प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेरा और उसे पुचकारने लगा। बीरबल ने ठग से कहा, ये गाय ग्वाले की है। टोनर डरा धमकाकर इसकी गाय छीन ली थी। तू झूठ बोलता है। बीरबल की बात सुनकर ठग घबरा गया और उनके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। बीरबल ने उसे 50 कोड़े मरने की सजा सुनाई और गाय ग्वाले को सौंप दी। बीरबल के न्याय से ग्वाला प्रसन्नतापूर्वक घर लौट गया। बीरबल की खिचड़ी। एक दिन बादशाह अकबर ने घोषणा की कि जो आदमी सर्दी के इस मौसम में नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा, उसे शाही खजाने से पुरस्कृत किया जाएगा। इस घोषणा को सुनकर एक गरीब धोबी ने सारी रात नदी में खड़े खड़े बिता दी और अगले दिन बादशाह के दरबार में आकर इनाम मांगने लगा। बादशाह ने उस धोबी से सवाल किया, क्या तुम बता सकते हो किस शक्ति के सहारे तुम रात नदी में खड़े रहे? धोबी ने अदब के साथ जवाब दिया, आलमपनाह, मैं कल सारी रात महल की छत पर जलते हुए चिराग को देखते रहा। उसी की शक्ति से मैं सारी रात नदी में खड़ा रह सका। बादशाह ने उसका जवाब सुनकर कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि महल की रोशनी की आंच की गर्मी के कारण तुम सारी रात पानी में खड़े रह सके, इसलिए तुम इनाम के सच्चे हकदार नहीं हो सकते। धोबी उदास हो गया और बीरबल के पास जाकर निराशा भरे स्वर में बोला, दरबार में बादशाह ने इनाम देने से इनकार कर दिया है। धोबी ने इसका कारण भी बीरबल को बता दिया। बीरबल ने गरीब धोबी को सांत्वना देकर घर भेज दिया। बादशाह ने अगले दिन बीरबल को दरबार में न पाकर एक खादिम को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। खादिम ने उन्हें आकर सूचना दी, बीरबल ने कहा है कि जब उनकी खिचड़ी पूरी पक जाएगी तभी वह दरबार में आ सकेंगे। बादशाह को यह सुनकर बड़ा अचरज हुआ। वह अपने दरबारियों के साथ बीरबल के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि 2 लंबे बांसों के ऊपर एक हंडिया में चावल रखकर उसे लटकाया गया है और नीचे जमीन पर आग जल रही है। बादशाह ने तत्काल पूछा, बीरबल, यह क्या तमाशा है?
क्या इतनी दूरी पर रखी हंडिया में खिचड़ी पक जाएगी? हुजूर, जरूर पक जाएगी, बीरबल ने उत्तर दिया। कैसे? बादशाह ने कौतूहलवश पूछा। जहां पनाह बिल्कुल वैसे ही जैसे महल के ऊपर जल रहे दिए की गर्मी के कारण धोबी सारी रात नदी के पानी में खड़ा रहा, बीरबल ने कहा। बादशाह अकबर बीरबल का यह तर्कसंगत उत्तर सुनकर लज्जित हुए। उन्होंने तुरंत धोबी को ढूंढ लाने और पुरस्कृत करने का आदेश जारी कर दिया। घी का व्यवसाय। दिल्ली नगर व्यापारों का केंद्र था, इसलिए वहां बहुतेरे व्यापारी बसते थे। घी के दो व्यापारियों में कुछ अनबन हो गई, इसलिए उनमें का एक व्यापारी बादशाह के पास पहुंचकर बोला, पृथ्वीनाथ, अमुक व्यापारी मुझसे 1000 रुपया कर्ज लेकर अब देने से हीला हवाली करता है। उसकी नीयत रुपए देने की नहीं है। बादशाह न्याय के लिए उसका अर्जी दावा बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल उसे पढ़कर दूसरे व्यापारी को तलब किया। जब वह आया तो पहले व्यापारी का अभिशाप पढ़कर सुनाया। तब वह व्यापारी बोला, हुजूर को मालूम हो कि हम दोनों एक ही चीज के व्यापारी हैं, इससे व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के कारण वह मुझसे बुरा मानता है और मेरे व्यापार में धक्का पहुंचाने की नीयत से आपके पास झूठा अर्जी दावा लेकर आया है। इसकी जांच कराने पर आपको स्वयं झूठ सच का पता चल जाएगा। इस संबंध में मैं और कुछ कहना नहीं बाहता। बीरबल ने उसकी बात मानकर उसको घर जाने की मोहलत दी। फिर पहले व्यापारी को बुलाकर बोला, इस मामले में आपको अभी खामोश रहना पड़ेगा, समय पाकर मैं इसका उचित न्याय करूंगा। अभी आप इस ढंग से रहें मानो कुछ हुआ ही नहीं है। वह बीरबल की बात मानने को लाचार था, चुपचाप अपने घर चला गया। व्यापारियों के झगड़े का न्याय करना बीरबल को याद रहता। सोचते दो एक दिन उसे एक नई युक्ति सूझी। बाजार से 4 घी से भरे कुप्पे मंगवाए गए, जिनमें कुछ अपना अलग 2 निशान बनाकर 2 खोस कुप्पों में एक एक मोहरे डाल दी। फिर दोनों व्यापारियों को बुलवाकर बोला, देखो यह 4 घी के कुप्पे मेरे पास बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, अब इनके नष्ट होने का भय है। तुम दोनों इसमें से एक एक कुप्पा अपने साथ ले जाओ, बाकी 2 कुप्पे मैं दूसरे व्यापारियों के हाथ बेच दूंगा। कुप्पों को बाजार में उचित दाम पर बेचकर जो मिले उसमें से अपना नफा निकाल शेष मूल्य मेरे हवाले करना। वादी तो कुछ इतराज न किया, परंतु दूसरा व्यापारी यानी प्रतिवादी बोला, दीवान जी, इतने थोड़े घो के लिए 4 व्यापारियों का क्या काम है, आप एक ही को चारों सुपुर्द कर दें। वह बेचकर सबका मूल्य एक मुश्त अदा कर देगा। अकबर बीरबल विनोद। 66। बीरबल ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे लिए सभी समान हैं और हमें सबका ध्यान है। तुम एक एक कुप्पे अपने साथ ले जाओ, बाकी मैं दूसरों के हवाले करूंगा। बीरबल उन दोनों को दोनों गुप्त निशान वाले कुप्पे देकर विदा किया। घी कुछ बिगड़ा हुआ था। व्यापारियों ने सोचा कि बिना तपाए इसका ऐब दूर न होगा, इसलिए पहले व्यापारी ने कुप्पे को तपाना शुरू किया। जब घी पिघल गया तो उसे एक बड़े कराह में छोड़कर खराया। जब उसके मर्जी के मुवाफिक घी एकदम तैयार हो गया और उससे सुगंधी आने लगी तो उसने फिर घी को उसी कुप्पे में भरना प्रारंभ किया। जब घी पेनी में पहुंचा तो किसी चीज के खड़कने की आवाज सुनाई पड़ी। उसे बाहर निकाल कर देखा तो वह अकबरी मुहर थी। व्यापारी मन में सोचने लगा, यह मुहर बीरबल की है, भूल से इसमें आ पड़ी है, उसकी वस्तु उसी को देना मुनासिब है। व्यापारी मुहर को लेकर बीरबल के पास पहुंचा और उसकी मुहर उसे देकर अपने घर लौट आया। बीरबल मुहर पाकर सोचने लगा, यह व्यापारी सच्चा है। दूसरे व्यापारी के कुप्पे से भी उसी प्रकार मुहर निकली, परंतु उस लालची को सोना देखकर लोभ समा गया। उसे अपने जेठे पुत्र को देकर बोला, इसको यत्न से अपने पास रखो, जरूरत पड़ने पर मुझे लौटा देना। इधर जो 2 कुप्पे बिना असरफी के थे, दूसरे 2 व्यापारियों को देकर बीरबल बोला, इसे बेचकर चौथे दिन सबके साथ मूल्य लेकर हाजिर होना।
इस प्रकार यत्र तत्र कुप्पों को बेचने और धन संग्रह करने में चारों व्यापारी जा लगे। जब रुपया जमा करने की निश्चित तिथि आई तो वे सब बिक्री के रुपए लेकर बीरबल के पास आए। बीरबल ने 3 व्यापारियों का द्रव्य सहेज लिया। जब चौथे को प्रतिवादी की बारी आई तो उसका द्रव्य सहेजते हुए बोला, तुम्हारे कुप्पे में अन्य व्यापारियों से अधिक घी था, यानी 3 में तो 1-1 मन था, परंतु तुम्हारे कुप्पे में 1.25 मन था। बीरबल की यह बात सुनकर प्रतिवादी घबरा गया और बोला, हुजूर क्या कह रहे हैं, मेरे कुप्पे में भी 1 ही मन था। गरमाते और तौलते समय उस जगह मेरे घर के और प्राणी भी मौजूद थे। आपको विश्वास न हो तो उनको बुलवाकर जांच कर लें। घी की वजन सबके सामने की गई थी। बीरबल अपने एक सेवक के कान में कुछ समझाकर बोला, तू उसके लड़के से जाकर कहो कि तुम्हारा बाप कुप्पे से निकली अशर्फी को तुरंत मांग रहा है, तू उसे अभी लेकर मेरे साथ चल। वह कर्मचारी जाकर व्यापारी के लड़के से बोला, तेरा पिता बादशाह की सभा में बैठा है, घी के कुप्पे से निकली अशर्फी लेकर तुझे बुलाया है। लड़का साथ हो लिया। अपने पुत्र को एकाएक दरबार में उपस्थित देख व्यापारी चिंताग्रस्त हुआ, परंतु विवश था। बीरबल के सामने उससे कुछ कह भी नहीं सकता था। बीरबल ने लड़के से पूछा, क्या तुम मुहर लेकर आए हो? जी हाँ, कहता हुआ लड़का पिता के सामने ही मुहर को बीरबल के हवाले किया। बीरबल ने कहा, वाह क्या खूब, यह तो एक ही मुहर है, और तुम्हारा पिता बतलाता था कि उस घी के कुप्पे से इसी तरह की 4 मुहरें निकली हैं। लड़का बाप की तरफ देखकर बोला, पिताजी 4 मुहरें कब निकली थीं? आपने तो मुझको यही एक मुहर दिया था न? पिता इशारे से पुत्र को दबाते हुए बोला, भला यह तू क्या कहता है, कुप्पे से कब मुहर निकली थी? लड़का बेचारा भला अपने बाप की मंशा क्या जानता था। वह विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, क्यों पिताजी, जब घी का कुप्पात पाया जा रहा था तो उसमें से एक ही अशर्फी निकाली थी न? बाप बोला, लोग अपने ही से हारते हैं। फिर गुस्सा मन में मारकर कहा, तू इतना बड़ा हुआ परंतु अभी तक तुझ में किसी बात की समझ न आई। भला तू मेरे व्यापार को कैसे कायम रखेगा? इसी तरह बाप बेटों में कुछ देर तक गपड़चौथ होती रही। तब बीरबल बोला, यह तुम्हारा घरू चरखा फिर चलता रहेगा। अब साफ 2 बयान करो कि तुम्हें मुद्दई का रुपया देना मंजूर है व नहीं। बीरबल की बात का मुद्दालेह ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब भीतर से चिढ़कर वह बोला, तू अब पट्टी पढ़ाकर मुझे धोखा नहीं दे सकता। जब एक मुहर के लिए ईमान छोड़ रहा है तो भला 500 की गठरी कब न दबाना चाहेगा। बीरबल तो इतना कह गया, परंतु व्यापारी को जूं तक न रेंगी। इसकी धृष्टता देखकर बीरबल एकदम खिजला गया और एक सिपाही को तुरंत आज्ञा दी, इस झूठे को अभी 100 कोड़े लगावो। सिपाही कोड़ा लेकर मारने को उद्यत हुआ। इस बोत्र व्यापारी का लड़का फिर बोल उठा, वाह पिताजी, अभी उस दिन तो आप स्वयं कह रहे थे कि इस महाजन का मुझे 500 का ऋण चुकाना है, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है। इस समय रुपए मेरे पास मौजूद हैं, किसी दिन चुका दूंगा। तब आप उन रुपयों को इसे क्यों नहीं दे देते? लड़के को सभ्यता देखकर बाप ने हार मान ली और बीरबल के सामने उन रुपयों को चुका देना स्वीकार किया। किसी ने सत्य कहा है, मार के आगे भूत भागता है, न 100 कोड़े की नौबत आती न रुपया बरामद होता। बीरबल ने तत्क्षण मुद्दई के रुपयों को दिलवा दिया और प्रतिवादी मुद्दालेह को सजा देकर रुपया मारने के अपराध में जेल भेज दिया। मुद्दई अपना धन पाकर बड़ा हर्षित हुआ और बीरबल के न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। फिर बीरबल अन्य व्यापारियों को चिताकर बोला, यहाँ पर आप लोग अधिकतर व्यापारी ही उपस्थित हैं। सबको उचित है कि ईमानदारी का सौदा करें। बेईमानी करने के पहले तो भला मालूम होता है, परंतु उसका परिणाम बुरा निकलता है। यह लड़का अभी तक बड़ा ईमानदार है। यदि इसको बुरों की सुहबत न होगी और बाप का असर न आएगा तो आगे चलकर इसका व्यापार तरक्की पर रहेगा। फिर लड़के को चिताकर उसे सदैव सच बोलने की शिक्षा देकर विदा किया। अन्य तीनों व्यापारी भी बीरबल की आज्ञा पाकर घर लौट गए। बीरबल और खुफिया पत्र।
यह कहानी बीरबल की सूझबूझ और चतुराई को दर्शाती है, जिसमें वह एक खुफिया पत्र के माध्यम से एक साजिश को उजागर करते हैं और सच्चाई को सामने लाते हैं। एक दिन अकबर के दरबार में एक रहस्यमय पत्र आया। पत्र पर कोई नाम या पता नहीं था, केवल एक संकेत था कि पत्र में महल के भीतर एक बड़ा षड्यंत्र छिपा है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस पत्र को पढ़ो और पता करो कि इसमें क्या लिखा है और इसका सच्चाई से क्या संबंध है। बीरबल ने पत्र को ध्यान से पढ़ा, लेकिन पत्र की भाषा और संकेत समझने में कुछ समय लगा। बीरबल ने सोचा कि पत्र में छिपी हुई जानकारी को समझने के लिए उसे कुछ गुप्त तरीके अपनाने होंगे। बीरबल ने दरबार में सबको बुलाया और कहा, मैं एक बार फिर से इस पत्र को पढ़ना चाहता हूं ताकि हम इसके असली मायने समझ सकें। उन्होंने पत्र को एक गुप्त कोड में लिखा और इसे दरबार के सभी दरबारियों और मंत्रियों के बीच वितरित किया ताकि वे भी इसे पढ़ सकें। कुछ समय बाद बीरबल ने पाया कि पत्र में छिपे संकेत दरबार के भीतर एक साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। बीरबल ने सोचा कि सच्चाई जानने के लिए उसे एक योजना बनानी होगी। बीरबल ने एक योजना बनाई और कहा, हम एक महल की गुप्त बैठक का आयोजन करेंगे जहां हम सभी दरबारियों को बुलाएंगे। इस बैठक में हम इस पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। बैठक के दिन बीरबल ने सभी दरबारियों और मंत्रियों को आमंत्रित किया और एक कमरे में एकत्र किया। बीरबल ने कहा, हम इस पत्र के संकेतों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति इस साजिश में शामिल हो सकता है। बैठक के दौरान बीरबल ने जानबूझकर एक गलत संकेत दिया और देखा कि किस व्यक्ति ने इस गलत जानकारी पर प्रतिक्रिया दी। जिस व्यक्ति ने सबसे अधिक उत्तेजित प्रतिक्रिया दी, वह संदिग्ध माना गया। जब बीरबल ने उस संदिग्ध व्यक्ति की जांच की, तो पता चला कि वह वास्तव में एक साजिश का हिस्सा था और दरबार के कुछ अन्य लोगों को भी इसमें शामिल कर रहा था। बीरबल ने अकबर को सच्चाई बताई और साजिश को नाकाम किया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, तुम्हारी चतुराई और सोचने की क्षमता ने हमें एक बड़ा संकट टालने में मदद की। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बीरबल की सूझबूझ और समझदारी ने एक जटिल साजिश को उजागर किया और सच्चाई को सामने लाया। बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि किसी भी स्थिति का विश्लेषण करने और सच्चाई को पहचानने के लिए चतुराई और सावधानी की आवश्यकता होती है। बीरबल और तांत्रिक। यह कहानी बीरबल की सूझबूझ और तर्कशक्ति को दर्शाती है, जिसमें वह एक तांत्रिक की चालाकी को समझते हैं और एक असंभव लगने वाली चुनौती को सफलतापूर्वक हल करते हैं। एक दिन अकबर के दरबार में एक तांत्रिक आया और उसने दावा किया कि वह किसी भी व्यक्ति की भविष्यवाणी कर सकता है और उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तांत्रिक ने यह भी कहा कि वह किसी भी कठिन समस्या को हल करने की क्षमता रखता है। अकबर ने तांत्रिक की चुनौती स्वीकार की और कहा, अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो हमारे दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल को एक ऐसी चुनौती दो जिसे वह हल न कर सके। तांत्रिक ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है महाराज, मैं बीरबल को एक चुनौती दूंगा। यदि वह इसे हल कर लेता है तो मैं अपनी सारी शक्ति छोड़ दूंगा, लेकिन यदि वह असफल होता है तो उसे मेरी ताकत से लाभ होगा। तांत्रिक ने बीरबल को चुनौती दी, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा और तुम्हें इसे सच्चाई से साबित करना होगा। तुम्हारे सामने एक संदूक है। तुम्हें बताना होगा कि संदूक में क्या है, बिना उसे खोले या छुए। यदि तुम यह कर सको तो मैं तुम्हें अपना आदर दूंगा, अन्यथा तुम्हें मेरी शक्ति स्वीकार करनी होगी। बीरबल ने संदूक की ओर देखा और कहा, मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके यह पता लगाने की कोशिश करूंगा कि संदूक में क्या है। तांत्रिक ने संदूक को एक पर्दा ढक दिया ताकि बीरबल उसे देख न सके। बीरबल ने ध्यान से सोचा और तांत्रिक से पूछा,
क्या आप मुझे संदूक को छूने की अनुमति देंगे? तांत्रिक ने कहा, नहीं, तुम संदूक को छू भी नहीं सकते। बीरबल ने कहा, ठीक है। फिर बीरबल ने संदूक के पास जाकर उसके चारों ओर कुछ समय बिताया और ध्यानपूर्वक देखा। अंत में बीरबल ने कहा, संदूक में एक सुंदर अंगूठी रखी हुई है। तांत्रिक ने हैरान होकर पूछा, तुमने इसे कैसे जाना? बीरबल ने कहा, मैंने तुम्हारी चालाकी को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाया। तुमने कहा था कि मैं संदूक को छू नहीं सकता, लेकिन तुमने यह नहीं कहा कि मैं उसे देख नहीं सकता। इसलिए मैंने ध्यान दिया और महसूस किया कि संदूक में कुछ हलचल हो रही थी। जब मैंने इसे देखा तो मुझे समझ में आया कि अंगूठी के होने की संभावना है। तांत्रिक ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और कहा, तुम सच में बहुत चतुर हो। मैं अपनी शक्ति छोड़ दूंगा। अकबर ने बीरबल की सराहना की और तांत्रिक को दरबार से विदा कर दिया। बीरबल ने इस चतुराई और तर्कशक्ति से साबित किया कि सही सोच और समझ से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बीरबल की सूझबूझ और तर्कशक्ति ने एक कठिन चुनौती को सरलता से हल किया। बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि समस्याओं को समझने और समाधान निकालने के लिए सही दृष्टिकोण और बुद्धिमत्ता का होना आवश्यक है। बीरबल और स्वाद का रहस्य। यह कहानी बीरबल की सूझबूझ और लोगों के प्रति उनकी समझदारी को दर्शाती है, जिसमें वह स्वाद की असली गुणवत्ता को समझते हैं और एक महत्वपूर्ण सच्चाई को उजागर करते हैं। अधिकतर प्रिय क्या है? एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा था और 2 वर्षीय शाहजादा सलीम उसकी गोद में सानंद खेल रहा था। उसकी बालचपलता देखकर बादशाह आनंदमग्न हो गया और आनन फानन उसके मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ, जीवधारी को अधिकतर प्रिय क्या है? बादशाह को चुप देखकर सलीम उसका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने के अभिप्राय से तुतला कर कुछ बोला। उसकी तोतरी बातों ने बादशाह के आनंद को और भी बढ़ा दिया। आनंदवश वह अपने मनोगत भावों को दबा न सका और तत्क्षण समस्त दरबारियों की तरफ लक्ष्य करके पूछा, इस पृथ्वी पर के प्राणियों को अधिकतर प्रिय क्या है? दरबारी सोच में पड़ गए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। अंत में आपस में गोष्ठी करने लगे, परंतु फिर भी किसी सिद्धांत पर अटल नहीं हुए। बीरबल की अनुक्त स्थिति में इन विचारों पर कभी दो ऐसी विपत्ति आ जाया करती थी। यदि बोरबल प्रस्तुत होता तब तो उनका पौ 12 था। बादशाह भी बीरबल के रहते ऐसी दो बातें किसी दूसरे दरबारी से कभी न पूछता था। आज की सभा में बोरब न था, जिस कारण इनके ऊपर ऐसी आफत आई। कुछ देर सोच समझ लेने के बाद सर्वसम्मति मिलाकर एक वृद्ध दरबारी बोला, पृथ्वीनाथ अधिकतर प्रिय लड़का होता है। दरबारियों ने आपस की गोष्ठी से निश्चित किया था कि इस समय बादशाह लड़के को गोद में लिए हुए खिला रहा है, अतएव उसके प्रश्न का इशारा लड़के की तरफ ही है। बादशाह उस समय वृद्ध दरबारी का उत्तर स्वीकार कर लिया और सभा बर्खास्त हुई। बीरबल राजकीय कार्य से कहीं बाहर गया था, वह बात दूसरे ही दिन आ पहुंचा। बादशाह को तो पहले की धुन बंधी हुई थी। बीरबल को सभा में बैठते ही वही प्रश्न उससे भी किया। वह बोला, गरीब परवर प्राणी को अपना जीव सबसे अधिक प्यारा होता है। इसकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती, चाहे वह अपना कितना ही सगा संबंधी क्यों न हो। तब बादशाह अपने दरबारियों का मान रखने के लिए बीरबल की बात काटकर कहा, तुम्हारा कहना गलत है। क्या लड़का प्राण प्यारा नहीं होता? तुमको याद अपने कहने पर अटल विश्वास है तो उसे प्रमाणित कर दिखावो। बीरबल बादशाह की आज्ञा शिरोधार्य करता हुआ बोला, पृथ्वीनाथ बाग का एक बड़ा हौज खाली करने की बागवान को आज्ञा दी जावे, तब तक मैं बाजार से परीक्षा की चीजें लेकर लौट आता हूँ। आप सभासदों सहित बाग में उपस्थित रहें, वहीं पर मैं इस बात को प्रमाणित करके दिखलाऊंगा।
बादशाह की आज्ञा पाकर बागवान ने प्राणपण से परिश्रम करके थोड़ी ही देर में सबसे बड़े हौज को खाली कर सूचना दी। बाग में बैठने के लिए बादशाह की तरफ से समुचित प्रबंध किया गया और वे दरबारियों के सहित बाग में दाखिल हुए। तब तक बीरबल भी एक बंदरिये को उसके बच्चे सहित लेकर बाग में आया। बीरबल ने बंदरिया को बच्चे सहित हौज के मध्य भाग में बिठलाकर ऊपर से पानी भरने की आज्ञा दी। हौज में पानी भरा जाने लगा। पानी क्रमशः हौज के ऊपर चढ़ाया। बंदरिया बराबर अपने बच्चे को ऊपर उठाती गई, यहाँ तक कि बच्चा उसकी पीठ पर बैठ गया और पानी का बढ़ना बराबर जारी रहा। जब पानी बढ़कर उसके गले तक पहुंचा तो वह खड़ी हो गई और अपने बच्चे को अपने हाथ पर रखकर ऊपर उठा लिया। सब लोग इस नज़ारे को बड़ी गौर से देख रहे थे। बादशाह बीरबल को चिताकर बोला, क्यों बीरबल, क्या देखते नहीं हो कि किस प्रकार बंदरिया अपने प्राणों पर खेलकर बच्चे की रक्षा कर रही है? क्या अब भी पुत्र को सर्वोपरि प्रिय मानने को तैयार नहीं हो? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, थोड़ा और ठहर जाइए, अभी बंदरिया के प्राण पर नहीं आई है, थोड़ी देर में आप ही फैसला हो जाता है। अभी बीरबल और बादशाह में उपरोक्त बातें हो रही थीं कि बरिये के मुख में पानी भरना शुरू हुआ। पानी भरने के कारण उसका दम घुटने की नौबत आ गई, नाक में पानी भरने लगा, वह अधीर होकर बहने लगी। आखिरकार लाचार हो उसने बच्चे की ममता छोड़ दी और अपना प्राण बचाने के लिए एक नया उपाय निकाला। झट बच्चे को पानी में डुबाकर आप स्वयं उसके ऊपर खड़ी हो गई, इस प्रकार उसका मुंह पानी से ऊपर हो गया। बीरबल ने बादशाह को उसे दिखलाकर बागवान को पानी रोकने की आज्ञा दी। पानी आना तुरंत बंद हो गया और बंदरिया बच्चे सहित सजीव बाहर निकाल ली गई। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, आपने प्रत्यक्ष देखा है कि जब तक प्राण बचने की आशा थी तब तक बंदरिया बच्चे का प्राण बचाने की बराबर यत्न करती रही, परंतु जब उसके ही प्राणों पर आफत आई तो वह बच्चे की जीवन रक्षा भूल गई, बल्कि स्वयं उसके जान की गाहक होकर अपना प्राण बचाया। बादशाह दरबारियों सहित बीरबल के बुद्धि की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली। प्राण बचाने के लिए एक नया उपाय निकाला। झट बच्चे को पानी में डुबाकर आप स्वयं उसके ऊपर खड़ी हो गई, इस प्रकार उसका मुंह पानी से ऊपर हो गया। बीरबल ने बादशाह को उसे दिखलाकर बागवान को पानी रोकने की आज्ञा दी। पानी आना तुरंत बंद हो गया और बंदरिया बच्चे सहित सजीव बाहर निकाल ली गई। सेव बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, आपने प्रत्यक्ष देखा है कि जब तक प्राण बचने की आशा थी तब तक बंदरिया बच्चे का प्राण बचाने की बराबर यत्न करती रही, परंतु जब उसके ही प्राणों पर आफत आई तो वह बच्चे की जीवन रक्षा भूल गई, बल्कि स्वयं उसके जान की गाहक होकर अपना प्राण बचाया। बादशाह दरबारियों सहित बीरबल के बुद्धि की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली। ताक वाला देव और पाखाने का। बीरबल अपनी चालाकी से बादशाह को बारंबार नीचा दिखाया करता, जिससे वह बीरबल से हमेशा शर्मिंदा रहता था। एक दिन बादशाह ने बीरबल से बदला लेने का विचार किया। अच्छे वैज्ञानिकों और कारीगरों से सम्मति लेकर अपने रहने के कमरे में एक ताक इस ढब का बनवाया कि जिसके जरिए बीरबल को धोखा दिया जा सके। उसमें कोई ऐसी वैज्ञानिक वस्तु लगा दी गई थी कि जिस पर हाथ रखते ही उससे चिपक जाता था। एक दिन बादशाह अपने कमरे में बैठा हुआ पुस्तकावलोकन कर रहा था। इसी समय बीरबल भी आ पहुंचा। बादशाह बीरबल को देखकर मन में बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रकट में बोला, बीरबल, जरा उस ताक पर का सेब तो लेते आना, उसके लिए मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ। सेब पहले से इसी अभिप्राय से रखा गया था जिससे बीरबल का हाथ आसानी से उस वैज्ञानिक ताक में फंसाया जा सके। संदेह हो जाने पर बीरबल हाथ में आने वाला असामी नहीं था। आज्ञा पालन कर बीरबल सेब लेने के अभिप्राय से ताक पर अपना हाथ बढ़ाया। सेब पर पहुंचने से पहले ही उसका दाहिना हाथ उस ताक से चिपक गया।
तब बीरबल ने अपना दूसरा हाथ पहले हाथ को छुड़ाने के अभिप्राय से लगाया। वह भी उसी में फंस गया। बीरबल बहुत घबराया और मारे लज्जा के उसका सिर नीचा हो गया। बादशाह ने विचार किया कि बीरबल अभी तक नहीं आया, ताक में फंसकर घबराता होगा, इसलिए उसे छुड़ाना चाहिए। वह टहलता हुआ उसके पास गया और बीरबल को ताक में फंसा हुआ देखकर बोला, क्या खूब! मेरी चीजें बराबर चोरी जाया करती थीं, परंतु मुझे चोर का पता नहीं चलता था। आज सौभाग्यवश चोर की गिरफ्तारी हो गई है। जाओ बीरबल, तुम्हारा यह पहला कसूर समझकर माफी देता हूं, लेकिन फिर कभी ऐसा काम न करना। 5 रुपाने के लिए बादशाह को सच्चा मशाला मिल गया। बार बार उसका याद दिलाकर बीरबल को नीचा खाता और बेचारा बीरबल चुप रह जाता। एक दिन बीरबल ज्यों ही दरबार में आया त्यों ही बादशाह। बीरबल इस घटना से बड़ा लज्जित हुआ और उसके मुख से कोई जवाब न निकला। तब बादशाह ने अपने राजगीरों को आज्ञा देकर उसका हाथ छुड़वा दिया। अब बीरबल को छिपाने के लिए बादशाह को सच्चा मशाला मिल गया। वह बार बार उसका याद दिलाकर बीरबल को नीचा दिखाता और बेचारा बीरबल चुप रह जाता। एक दिन बीरबल ज्यों ही दरबार में आया त्यों ही बादशाह ने उससे छेड़खानी की। क्यों बीरबल? वह ताक का सेव कहाँ है? बीरबल फिर भी कुछ उत्तर न दिया। बादशाह को इसमें बड़ा आनंद आता और वह नित्य किसी न किसी समय ताक वाला सेब कहकर बीरबल को लजवाता। बेचारा बीरबल चुप रह जाता। जब उसके नाकोदम आ गया तो बादशाह के छिपाने की तरकीब सोचने लगा। एक दिन बीरबल ने तीर्थयात्रा का बहाना कर बादशाह से 2 मास की छुट्टी ली। उसकी छुट्टी मंजूर हो गई। बीरबल घर पहुंचकर एक नया ढोंग रचकर अपना वेश परिवर्तन कर साधु का स्वरूप धारण किया। इस प्रकार खूब बंठन कर थोड़ी रात गए घर से बाहर निकला और रातों रात उस जंगल में जा पहुंचा जहां बादशाह शिकार खेलने जाया करता था। एक सघन झाड़ी के अंदर आराम से पड़ रहा। दैवात संध्याकाल में बादशाह भी शिकार खेलने गया। एक हिरन चौकड़ी भरता हुआ उसके आगे आया। बादशाह ने अपना घोड़ा हिरन के पीछे डाल दिया। वह इतनी तेजी से भागा कि उसके सब साथी पिछड़ गए। अंत में हिरन एक घने जंगल में पहुंचकर आंख से ओझल हो गया। कोई आगे पीछे नहीं दिख पड़ता था। बादशाह बहुत घबराया क्योंकि उसे जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मालूम था। दैवात बादशाह को जोर से टट्टी लगी। वह घोड़े को एक पेड़ से बांधकर घनी झाड़ियों की तरफ गया और पाखाने फिरने लगा। एक भयानक भेषधारी राक्षस रूप, काला भुषुंड, बाल बढ़ाए, बड़े बड़े दांत आगे को निकाले विहंगम डीडौल का दिखलाई पड़ा। वह डांकता कूदता तथा उछलता हुआ दहाड़ने लगा। थोड़ी देर बाद वह बादशाह के समीप आ पहुंचा और अपनी तेज आंखों से घूर कर बोला, तू बड़ा प्रजापीड़न करता है, अतएव आकर मेरा भक्ष बन। उसका इतना कहना था कि बादशाह एकदम भयकातर हो गया और कांपता हुआ उस देव से बोला, हे देव, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से फिर प्रजा को कभी न सताऊंगा। आप कृपा कर मुझे जीता जागता छोड़ दीजिए। तब उस देव से अधिक कुछ करते न बना और बादशाह से कहा, अब तेरे प्राण बचने का एकमात्र यही साधन है कि तू मेरे जूतों को अपने सिर पर रखकर 1 फरलांग मेरे साथ चले। अन्य कोई उपाय मेरे पास नहीं है। यदि जान बचाना चाहता है ता आगे आ। मरता क्या न करता। बेचारा बादशाह उसकी लाल पीली आंखें देखकर थरथर कांप रहा था। दरवश उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। बादशाह को जूता ढोने पर उद्यत देख विशालकाय दैत्य को दया आ गई और उसे बिना किसी प्रकार का दंड दिए ही छोड़ दिया। बादशाह नगर को चला गया। एक चीरबल की छुट्टी पूरी हो चुकी थी, अतएव अपनी ड्यूटी पर हाजिर होने का निश्चय कर वह अपने घर आया। जब बादशाह को विदित हुआ कि बीरबल तीर्थाटन कर लौट आया है तो एक दूत उसे बुलाने को भेजा। बीरबल बादशाह के बुलावे पर तुरंत दरबार में हाजिर हुआ और अदब से सलाम कर अपनी जगह पर जा बैठा।
बादशाह को अब भी पहली बात की ढक सवार थी। वह बोला, बीरबल ताक पर का सेव। बीरबल ने उत्तर दिया, जी हुजूर, पाखाने वाला दे। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह की आंखें खुल गई और वह अपने किए पर शर्मिंदा हुआ। उसी दिन से सवाल का जवाब पाकर फिर उसने बीरबल से सेव की बात कभी न छेड़ी। कालांतर में उसे विदित हो गया कि जंगल वाला देव और कोई न था बल्कि वह बोरबल की होकर तूत थी। अतएव देव का भ्रम जो उसके हृदय में समा गया था वह क्रमशः जाता रहा और दिन सानंद बीतने लगे। खोजे ने बीरबल की बड़ी दुर्निंद की। यह बादशाह का मुहलगा खोजा था, इसलिए खुलेआम उसकी अवहेलना करना उचित न समझकर प्रमाणों द्वारा मुंहतोड़ उत्तर देना शुरू किया। वह बोले, तुम स्वयं विचार कर देखो कि मेरे दरबार में बीरबल सा हाजिर जवाब एक आदमी भी नहीं है। खोजा बादशाह के मुख से बीरबल की प्रशंसा सुनकर मन ही मन भड़क उठा और बोला, हुजूर, यदि आप बीरबल को हाजिर जवाब बतलाते हैं तो वह मेरे 3 सवालों का जवाब दे। यदि ठीक 2 उत्तर दे देगा तो मैं भी उसे श्रेष्ठ मान